चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2 कक्षा 6 का सामाजिक अध्ययन का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले चैप्टर के नाम को ही जो है डिफ़ाइन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम का मतलब क्या। तो देखिए, आखेट का मतलब होता है शिकार और खाद्य संग्रह का मतलब भोजन जो है उसको इकट्ठा करना, खाद्य जो खाने लायक चीज़ें हैं, ठीक। तो उस भोजन उत्पादन तक, यानी भोजन उत्पादन का मतलब ये हो गया कि जैसे मनुष्य की हम बात कर रहे हैं, तो पहले जब वो अपने शुरुआती चरण में था, आरंभिक जो मानव था वो शिकार करके और तमाम घास फूस इकट्ठा करके अपना पेट भरता था। लेकिन धीमे धीमे कैसे वो भोजन के उत्पादन तक पहुंच गया, है ना, उस स्थिति को कैसे पाया, इसके बारे में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कल का ज़रा थोड़ा वीडियो ज़्यादा फास्ट था, है ना, तो आज थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ते हैं, चाहे भले ही हमें एक एक चैप्टर 2 भागों में क्यों ना पढ़ना पड़े। और सबसे पहले अब देखिए, एनसीईआरटी का यही मज़ा है कि एनसीईआरटी में सबसे पहले तो चैप्टर के सबसे पहले में ही आपको समझाने के लिए एक कंडीशन, एक क्वेश्चन या एक कहानी दी हुई रहती है। तो सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्ट होगा इसमें, है ना। तो कहानी है कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बहुत तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद ही आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब देखिए, सब लोग कहते हैं कि इतिहास में जो है वो इंटरेस्ट उतना नहीं आता, है ना, तो या फिर पढ़ते पढ़ते थोड़ा ऊब जाते हैं। लेकिन अगर हम इससे अपने आप को कनेक्ट करके चलेंगे, इसमें जो एनसीईआरटी को इसीलिए अच्छा बताते हैं, क्योंकि इसमें हम पढ़ने के समय में इतनी सारी कहानियाँ पढ़ते हैं और इतनी सारी कंडीशंस पढ़ते हैं कि हम कभी अपने आसपास में हम रह रहे हैं तो कभी ये चीज़ नहीं सोच पाते। अब मान लीजिए आपको आरंभिक मानव का विकास पढ़ना है ना, तो सबसे पहले अब देखिए यही कंडीशन आ गई कि सबसे पहले जो है मानव जो आरंभिक समय में अपने था, तो वो कैसे जो है रहता था, है ना, तो वो हमने कल पढ़ा। इसके अलावा अब जो है आने जाने के लिए वो किस तरीके का साधन जो है इस्तेमाल करता था या नहीं करता था, या एक ही जगह पे अपना जीवन बिता देता था। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, है ना, और ये जब चीज़ें दिमाग में हमारे आएंगी तो हम पढ़ने में और मज़ा आएगा। अब देखिए, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो यहाँ पे लिखा है कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। अब देखिए, जैसे भोजन का मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आखेटक क्या है, जो शिकार करते थे, और खाद्य संग्राहक जो खाना फल, है ना, फूल, इसके अलावा जड़ वगैरह जो है इकट्ठी करके और अपना पेट भरते थे। तो इसलिए उनको आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल मूल, मूल मतलब जड़ हो गया, फल जड़, दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि आखिर वो घूमते थे तो क्यों घूमते थे, क्या कारण थे, है ना। तो ये चीज़ जब हमारे दिमाग में उठने लगेगी ना, तो हमें चैप्टर में मज़ा आने लगेगा, पढ़ाई में भी मज़ा आने लगेगा। और इतिहास तो वो चीज़ है कि अगर एक बार पढ़ लो, है ना, उसको पढ़ते ही रह जाओ फिर, है ना। तो पहला कारण यह है कि अगर वे इस जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते
तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। लेकिन दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अब देखिए, इसमें जो है कि ये अंदाज़ा लगाया गया है। अब 1000 साल या 2000 साल पहले या 20,000 साल पहले हम तो थे नहीं, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो जो पुरातत्वविद थे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि शिकार करने के लिए या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब जब वो दूसरी जगह जाएंगे, मवेशी जाएंगे, और मवेशियों का शिकार करने के लिए आरंभिक मानव उनके पीछे घूम रहा है, तो जब आरंभिक मानव उनके पीछे घूम रहा है तो उनके पीछे पीछे जाएगा, तो जहाँ जो है मैदान होंगे, है ना, जैसे हिरन है। अब हिरन मान लीजिए कि किसी मैदान में चारा खा रहा है, अपना पेट भर रहा है, तो उसके पीछे पीछे मानव आएगा, तो मानव भी उस जगह जो है पहुंच जाएगा धीमे धीमे। जैसे किसी एक एरिया में मान लो मानव रह रहा है और उसने शिकार किया, शिकार करने के बाद में उस एरिया के सारे जानवर ख़त्म हो गए, तो ऐसे में क्या होगा कि वो दूसरे इलाके में जाएगा या किसी जानवर का पीछा करते हुए जाएगा, है ना, और वहाँ पर जो है फिर अपना भोजन की व्यवस्था करेगा, है ना। तो तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अब देखिए, जैसे आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे जो समय समय पर अपने पत्ते गिरा देते हैं, या मान लीजिए आम का भी सीज़न होता है ना, हर फल का एक सीज़न होता है। तो अब तो खैर कोई बात ही नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से फसल ऐसे उगाई जा रही है कि 12 महीने भी फल आते थे, लेकिन आते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो है समय ऐसा था कि मतलब जो है समय समय पर जो है किसी जगह पे फल मिल रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि मानव को तो अपना पेट भरना है, तो वो दूसरी जगह जाएगा, और जब दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ पर पेड़ पौधों से फल तोड़ के खाएगा या पेड़ पौधे तोड़ के खाएगा, है ना, या इसके अलावा वहाँ पे जानवरों का शिकार करेगा। और अगली कंडीशन दी है, चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के कारण ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता होगा। अब देखिए, कल हमने बात की थी, जब हम कल अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि जितने भी बड़े बड़े शहर जो है बने, वो किस चीज़ के किनारे बने, नदियों के किनारे बने या झीलों के, है ना। तो उसका एक कारण ये था कि आज तो हम अपने घरों में नलों का पानी पी रहे हैं, है ना, लेकिन पहले क्या होता था कि नल तो थे नहीं, है ना, तो और ना कुएँ थे। तो ऐसे में क्या हुआ, तालाब, झील, झरने, है ना, और इसके अलावा नदियाँ, वहाँ का पानी पी के मनुष्य जिंदा था। तो मनुष्य जो है वो ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ उसको शिकार आराम से मिल सके, पेड़ पौधे हों जिनसे वो जो है फल है और अपना फूल है, जो खाने लायक है उसको जो है अपना पेट भर सके। इसके अलावा ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ पर वो, अब जैसे पहले हथियार भी तो चाहिए जानवरों को मारने के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको पत्थर अच्छा मिल जाए, है ना, तो जिससे वो जो है हथियार बनाकर और जानवरों को मार सके। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल हमारे मन में उठना चाहिए कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। अब देखिए, हड्डियों के, लकड़ियों के और पत्थरों के औजार बनाए होंगे उन्होंने। जब पत्थरों के बने हुए हैं तो लकड़ी और हड्डियों के भी होंगे, लेकिन क्या है, हड्डियाँ और लकड़ियाँ समय के साथ जो है वो ख़राब हो जाती है ना, तो टूट गई होंगी या गल गई होंगे, लेकिन पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। और इनमें से जो है जब
जहाँ कहीं पर अगर कोई साक्ष्य मिलते हैं, कोई सबूत मिलते हैं, तो फिर उसको खोद कर वहाँ पर और जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर आरंभिक मानव ने और क्या क्या किया है। अब देखिए इसमें है, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब देखिए इसमें है हड्डियों और मांस काटने। अब देखिए मांस को खाते होंगे, फल फूल को भी खाते थे, है ना। और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। अब देखिए पेड़ों की छाल क्या है, कभी कोई ऐसा पेड़ भी है जिसकी छाल खाकर वो जीवित रह सकते हैं ना, कुछ नहीं मिला तो। इसके अलावा सॉरी, खाल उतारने के लिए। अब जानवरों की खाल क्यों उतारेंगे, जैसे उस समय मान लीजिए मौसम बदल रहा है, सर्दी हो रही है या बरसात हो रही है, तो उस समय में उनको अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों की खाल का ही वो इस्तेमाल करते थे, है ना। कुछ के हाथ हड्डियाँ या लकड़ी मुठ्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। अब देखिए कुछ जानवर ऐसे थे जो ज़्यादा खूंखार थे, जैसे शेर हो गया। अब मान लीजिए आरंभिक मानव को नहीं पता, उसको तो अपने भोजन की तलाश है और शेर को अपने भोजन की तलाश है। तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों जब आमने सामने आएंगे तो पता चला कि शेर ने जो है मनुष्य को खा लिया। तो मान लीजिए जैसे झुंड में या आस पड़ोस में 2-4 लोग जो है शिकार करने के लिए जब निकले हैं, है ना, या अलग अलग भी हैं, या दो आपस में मिल गए, पता चला सामने शेर आ गया, आप शेर को मारा, तो शेर को तो नहीं मार पाए, लेकिन पता चला कि शेर ने उनमें से एक को खा लिया। तो दूसरा वाला जो है वो सोचेगा कि ये बहुत खतरनाक जानवर है, अगली बार इसका अगर शिकार करना है तो कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि भाले और तीर का भी उन्होंने इस्तेमाल करा, है ना, ताकि दूर से ही उनको मारा जा सके। तो अब ये देखिए कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजारों को बनाने के लिए भी किया जाता था। अब जैसे मान लीजिए आरंभिक मानव कहाँ सोता होगा, तो पेड़ों के नीचे खुली जगह में सो रहा है। अब ऐसे में क्या होगा कि कोई जानवर पता चला रात में आया और मार के खा गया, तो ऐसे में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दी, है ना। पेड़ वेड़ की जो है टहनी वहनी काट कर उससे झोपड़ियाँ बनाई, उन झोपड़ियों में बंद होकर रहने लगे। ठीक। अब ये बहुत सारे औजार दिए हुए हैं, ये कुछ खोदने के लिए, है ना, औजार बना रखे हैं, और कुछ छेदने के लिए, जानवरों की खालों को उतारने के लिए, कौन सा वस्त्रों को जो है सिलने के लिए प्रयोग किया जाता है इस वाले को, है ना। ये जो है हम अगर देखें तो ये दिया हुआ है, ये वाला, ये वस्त्रों को सीते हुए दिखाया है और ये पेड़ों को खोदते हुए। ठीक है। अब देखिए रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 में अब देखिए मानचित्र दिया हुआ है, इसमें हिंदुस्तान में तो कहाँ कहाँ जो है हमें स्थान दिए हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए लाल वाला कौन सा है, देखिए एक ये है। अगर हम गौर से देखें तो हमने जो कल पढ़ा था उसमें क्या था कि नदियों के किनारे। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये है भीमबेटका, ये नर्मदा नदी है। ठीक है। यहाँ पर ही अगर हम ये दूसरी जगह देखें तो ये है, देखिए, है ना, कृष्णा नदी। तो ये सारी जो है जगह हैं, तो यहाँ पानी भी आराम से मिल रहा है ना, और खाने पीने का भी जो है उनके पास साधन है, तो इसलिए वो यहाँ पर आराम से रह रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानों को ही चिन्हित किया गया। ठीक है। तो झीलों के किनारे या नदियों के किनारे वो जो है रहते थे। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत मजबूत थे, इसलिए ऐसे लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। अब देखिए यहाँ पर एक गुफा दिखाई गई है, यहाँ गुफा में छुपकर आराम से रह सकते हैं। ठीक। इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो यहाँ कोई जानवर हमला नहीं कर सकता, बारिश होगी तो उससे भी बच सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर जानवरों का शिकार करना है तो उसके लिए पत्थर भी यहाँ से मिल सकता है। तो है ये यहाँ लिखा है, देखो भीमबेटका एक गुफाएं हैं। तो इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। ठीक। और जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र भी मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। देखिए
ये जो एक हम अगर चित्र की बात करें तो ये सामने जो चित्र दिया हुआ है ये वाला, तो इसमें क्या है कि इस एक जो है मनुष्य जो है वो जानवर का शिकार करते हुए दिखाया गया है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने चित्र भी बना रखे थे। अब अगला जो है पुरा स्थल। अब पुरा स्थल क्या होता है उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उसे वहीं छोड़कर चले गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया। और देखिए पुरास्थल क्या है कि जैसे मान लीजिए कहीं खुदाई की गई है ना, नदी किनारे किसी के खुदाई की गई, जैसे भीमबेटका का ही हमने उदाहरण लिया। तो यहाँ पे देखा गया, कोई गुफा में घूमने गए, देखा कि हाँ यहाँ पर जो है चित्र वित्र बने हुए हैं। पास में देखा कि मान लीजिए कोई बर्तन वर्तन जो है पड़े हुए हैं, औजार हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर ज़रूर मनुष्य ने अपना कभी जो है यहाँ अपना जीवन बिताया है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें जो जहाँ मिलेंगी उसको क्या बोलेंगे, पुरा स्थल बोलेंगे, है ना। अब एक आया है आग की खोज। तो ये है कुरनूल गुफा। देखिए दक्षिण भारत में है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है लगभग आंध्रा के आसपास की जगह है, आंध्र प्रदेश की ये कुरनूल गुफाएं, ठीक है। ये तमिलनाडु और आंध्र के आसपास की जगह है। तो यहाँ पर गुफाएं हैं। तो इन गुफाओं में जो है वो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। अब देखिए जैसे अगर हम खुद ही अपने मन में सोचें कि आग का जो है जीवन में क्या महत्व है, तो गौर से देखें। अब देखेंगे तो देखो सबसे पहली चीज़ रोशनी के लिए चाहिए, है ना। उसके अलावा मांस को भूनने के लिए, है ना। इसके अलावा अगर मान लो कि शेर अगर मान लो पीछे पड़ जा रहा है कोई जानवर, तो उसको भगाने के लिए भी जो है वो आग का इस्तेमाल किया जा सकता है। और वही ये लोग जो है करते थे, ठीक। अब ये नाम और तिथियों के बारे में की बात हो रही है। तो देखो लगभग 20 लाख साल पहले जो है उससे अब 12,000 साल पहले तक का जो है पुरा पाषाण काल वो है माना गया है, ठीक। और इसमें जो है आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग जो है 3 भागों में पुरा पाषाण युग को बांटा गया है। आरंभिक पुरा पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग और उत्तर पुरा पाषाण युग, ठीक है। और मतलब जो मानव इतिहास की ये लिखा है 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित होती है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 3 पाषाण युग हैं। एक है पुरा पाषाण युग, एक है मध्य पाषाण युग और एक जो है वो है नव पाषाण युग, ठीक है। तो नव का मतलब हो गया नया, मध्य का मतलब बीच का और पुरा मतलब पुराना। तो प्राचीन, पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो प्राचीन पत्थर का जो है युग था। ये बीच का जो है पत्थर का युग है ना, मध्य पाषाण युग और फिर नव पाषाण युग। तो इनमें जो है अब सही कहा जाए तो हथियार जो है पहले ज़्यादा भारी बनते थे, उसके बाद में फिर हल्के बनने लगे, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा हल्के, नुकीले और ख़तरनाक जो है हथियार जो है मानव को जो बनाते हुए वो दिखाया गया है, जैसे जो हथियार जो है मिले हैं, ठीक है। तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक है, यानी लगभग 2,000 साल के बीच का इसका इतिहास है। इस काल में पाषाण औजार यानी पत्थरों के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। अब देखिए ये लाइन बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है अगर हम देखें तो। ये देखिए यह समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था और इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे मिलते थे। जैसे हम आज आजकल हंसियों में या आरी में देखते हैं, ऐसे मुट्ठे लगे हुए होते थे ताकि उसे पकड़ने में आसानी रहे, है ना। तो साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। अब देखिए
जो पुराने औजार बनते थे वो तो बनते ही थे, इसके अलावा कुछ नए औजार भी जो है वो बनाए जाने लगे। जैसे मैंने बताया ना, हंसिया और आरी जैसे औजार भी बनाए। अगले युग की शुरुआत है वो 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है, ठीक, तो इसमें हम जो है आगे बात करेंगे इस बारे में। हमने कुछ स्थानों का नाम दिए हैं, तो इसमें हम आगे जो है इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है, इससे आगे चैप्टर, वरना वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। थैंक यू।